हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 7 एंगेजिंग इंग्लिश बुक का सेकेंड चैप्टर, विच इज़ अ वंडरफुल पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज द स्कूल बॉय, रिटन बाय विलियम ब्लेक। इसका जो पहले वाला वीडियो है उसमें हम ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन, समरी, पोएटिक डिवाइसेस और स्ट्रक्चर सब कुछ कवर कर चुके हैं, एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव लव्ड द पोएम बिकॉज यू कैन कनेक्ट विद इट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू द लिटिल वन स्पेंड द डे इन स्कूल। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये अपना पूरा दिन स्कूल में कैसे बिताते हैं। The little ones who sit drooping in the school spend many anxious hours as they get bored by the teaching of the teacher and his rigidity। तो यहाँ हमने बोला है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो लिटिल वंस हैं, जो छोटे बच्चे हैं, who sit drooping in the school, वो एकदम drooping मतलब एकदम हंच शोल्डर्स के साथ सर झुकाए हुए वो वहाँ बैठे रहते हैं। They spend many anxious hours, और वहाँ घंटों बिता देते हैं as they get bored by the teaching of the teacher and his rigidity, और जहाँ वो एकदम बोर हो जाते हैं अपनी टीचर और उनकी स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए। They cannot take delight in their books, nor sit in learning's bower। ना उन्हें बुक्स पढ़ने में मजा आता है, ना उनको क्लासरूम में मजा आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द स्कूल बॉय सिट्स ड्रूपिंग। क्या होता है जब जो छोटा बच्चा है जिसके बारे में हम पूरी पोएम में पढ़ चुके हैं, वो एकदम ड्रूपिंग होके बैठ जाता है, ड्रूप अपने शोल्डर्स को ड्रूप करके जब वो बैठ जाता है तब क्या होता है। The schoolboy sits drooping, completely bored and tired under the control of the rigid discipline। वो वहाँ जब बैठता है, कैसे बैठता है, टोटली बोर्ड हो चुका होता है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ रिजिड डिसिप्लिन। जो इतना डिसिप्लिन है इसके कंट्रोल में वो एकदम बोर होके बैठ जाता है। He is reminded of the happiness of summer morning with its freshness and freedom which he had experienced earlier and is eager to experience once again। उसको याद आता है, he is reminded मतलब उसको याद आता है the happiness of summer morning। वो जो खूबसूरत सी summer morning की जो खुशी होती है उसको वो याद आता है, जिसमें it is filled with freshness and freedom, जिसमें एकदम freshness है और बहुत ज़्यादा freedom है, जो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है और वो वापस एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता है। He spends many anxious hours in boredom and weariness। और वो ऐसे बहुत सारे घंटे, जब वो स्कूल में बैठा हुआ है तो ऐसे बहुत सारे घंटे वो एकदम बोर्डम में और थक के गुजार देता है। What does the phrase fears annoy mean? What happens to a child when fears annoy? फियर्स अनॉय किस लिए कहा गया था? जो टीचर है, जो इतना रिजिड है, स्ट्रिक्ट है, इतना डिसिप्लिन्ड है, एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलता है, जब वो कंटिन्यूसली आपको देख रहा है, आपको उसका वो जो फियर है वो भी अनॉय करता है कि अरे यार बस आई नीड माई फ्रीडम। तो यहाँ पे हम इसी फ्रेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द फ्रेज फियर्स अनॉय मीन्स रिफर्ड टू द बॉयज फीलिंग। तो यहाँ पे मीन्स हटा देते हैं। The phrase fears annoy refers to the boy's feeling when he is robbed of his childhood happiness। जब उससे उसकी जो बचपन की जो खुशी है वो छीन ली गई है। robbed का मतलब क्या होता है? छीन लेना। By the terrifying eye of the teacher that controls him whole day। किसने छीनी है? उस टीचर ने छीनी है जो एकदम टेरिफाइंग आंखों से उसको दिन भर देख रहा है, उसको केज करके रखा हुआ है, एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग विद फ्रीडम। He feels trapped like the caged bird because of the restrictions imposed on his carefree life। उसको ऐसा लग रहा है कि एक चिड़िया की तरह वो एक पिंजरे में बंद है, क्योंकि उस पर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इम्पोज किए गए हैं। इम्पोज मतलब लगाए गए हैं, जिसकी वजह से वो एक केयरफ्री लाइफ नहीं जी सकता। When a child fears annoy, he feels like the caged songbird, unable to sing and soar high up in the classroom, not able to express himself, and his energy and vitality are being wasted। जब आप ये कह रहे हो कि when a child fears annoy, जब वो इस तरीके से फील कर रहा है जैसे कि कोई कंटिन्यूसली उसको जो है केज में रखा हुआ है, उसको फ्रीडम नहीं है, वो अपने आप को फ्री फील नहीं कर पा रहा है, तब क्या होता है? जस्ट लाइक द बर्ड, जैसे अगर एक बर्ड है जिसे आपने केज में बंद किया है तो वो उड़ नहीं सकती, वो हाई अप इन द एयर नहीं जा सकती, वो गाना नहीं गा सकती, उसी तरीके से
जो बच्चा है वो क्लासरूम में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और उसकी जो पूरी एनर्जी है, उसकी वाइटलिटी है, उसकी क्रिएटिविटी है, वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्या होता है जब एक बच्चा जो है वो उसको ये फियर अनॉय करता है। तो एक पिंजरे में जैसे एक चिड़िया होती है, it cannot fly up in the air or it cannot sing. Similarly, a child cannot be happy, it cannot show its vitality or creativity, and everything gets wasted. Understood? Next question देखते हैं हम। To whom does the schoolboy address his final question? जब पूरे स्टैंजास में जो लास्ट स्टैंजा है उसमें स्कूल बॉय किससे बात कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है। द स्कूल बॉय एड्रेसेस हिज फाइनल क्वेश्चंस टू हिज पेरेंट्स। नाउ हमें कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स? जो हमारा पोएट है, जो कि एक स्कूल बॉय है, ही इज द स्पीकर। द स्पीकर इन दिस पोएम इज अ यंग बॉय हु इज जॉयफुल एंड लाइक्स टू अवेक इन द फ्रेश एंड डिलाइटफुल समर मॉर्निंग। सो आप ये भी कह सकते हो कि स्पीकर कौन है, हु इज अ सिंपल स्कूल बॉय। नाउ डिपेंड्स कि आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। The speaker in this poem is a young boy who is joyful and likes to awake, और उसे सुबह सुबह उठना अच्छा लगता है, likes to awake in the fresh and delightful summer morning. What are the joys of a summer morning that the speaker had described? यहाँ जो स्पीकर ने बात की थी कि उसको मॉर्निंग में क्या क्या अच्छा लगता है। Describing the beauty of the summer morning, the boy likes the chirping of the birds. अब जब वो बता रहा है कि समर मॉर्निंग कितनी फ्रेश होती है, उसको क्या क्या पसंद है। He likes the chirping of the birds, first point. The sound of horn blown by the hunter from distance. एंड स्वीट सॉन्ग्स ऑफ स्काईलार्क। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। पहला बर्ड्स का जो सिंग करते हैं वो, दूसरा जो हंट्समैन जो एक डिस्टेंस में हॉर्न को ब्लो कर रहा है, और थर्ड जो स्काईलार्क जो उसकी कंपनी, स्काईलार्क की जो कंपनी होती है जहाँ वो स्वीट सॉन्ग्स गा रही है, ये तीनों चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती है। सो डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द समर मॉर्निंग, मतलब जब वो समर मॉर्निंग की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए क्या बता रहा है। द बॉय लाइक्स द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स ऑन एवरी ट्री, the sound of the horn blown by the huntsman or hunter from a distance, and sweet songs of skylark. Next है, whose cruel eye is being referred to later in the stanza. Why has such a phrase been used? यहाँ जो बात हुई थी क्रूअल आई की, ये किसकी आंखों की बात हुई थी? क्रूअल आई से कौन देखता है आपको? आपके टीचर्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्रूअल आई के लिए ये फ्रेज किसके लिए यूज किया है और क्यों यूज किया गया है। द क्रूअल आई इज रेफर टू द टीचर्स। किसको रेफर किया गया है? टीचर्स को। अब ये फ्रेज क्यों यूज किया गया है? दिस फ्रेज हैज बीन यूज इन द स्टैंजा बिकॉज द टीचर्स लुक एट द स्टूडेंट्स विद अ फिक्स्ड गेज। जो टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को एक फिक्स्ड गेज के साथ देखते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स, विच इज रॉन्ग ना। You're not supposed to talk when the teacher is teaching. But anyways. Oh, father and mother, if birds are nibbed and blossoms blown away. अब whom does the poet refer to as birds and blossoms? अब जो वो यहाँ पे बोल रहा है कि जो बर्ड्स अगर पूरे काट दिए जाएं और ब्लॉसम्स को पूरा उड़ा दिया जाए, तो यहाँ पे वो बर्ड्स और ब्लॉसम्स किसके बारे में बोल रहे हैं? द पोएट रेफर्स टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ एज बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स। तो यहाँ पोएट क्या बोल रहा है, जो एक बच्चे की लाइफ में जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जब वो एकदम छोटा होता है, एडोलेसेंट होता है, मतलब चाइल्ड होता है, फिर एडोलेसेंट होता है, टीनेज होता है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे वो पहले बड करता है, फिर वो ब्लॉसम करता है, लेकिन अगर आपने बड ही काट दिया तो वो ब्लॉसम कैसे करेगा? Name the literary device used in this stanza. What are the two things compared? अब यहाँ जो दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है, अगर बर्ड्स को निप कर दिया तो ब्लॉसम्स जो हैं they will be blown away. तो यहाँ आप कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ कर रहे हो? यहाँ आप एक मेटाफोर यूज़ कर रहे हो। मेटाफोर जहाँ पे आप बच्चों को बर्ड्स से कंपेयर कर रहे हो, उनकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को बर्ड्स से और ब्लॉसम से कंपेयर कर रहे हो। The literary device used in this stanza is a मेटाफोर। जो लिटरेरी डिवाइस हमने यूज किए वो एक मेटाफोर है। इट इज अ वे ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।
बेसिकली मेटाफोर क्या होता है, आप अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हो, ये एक तरीका होता है। द पोएट यूजेस द मेटाफोर टू कंपेयर द चाइल्ड टू अ बर्ड एंड ब्लॉसम। जो यहाँ पे एक बच्चे को एक बर्ड और ब्लॉसम से वो कंपेयर कर रहा है। जस्ट एज अ बर्ड और ब्लॉसम विदर अवे अंडर हार्श वेदर, अगर बहुत ज़्यादा हार्श वेदर है, अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है या बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही है, तो किस तरीके से एक बर्ड होता है या फ्लावर होता है वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है। सिमिलरली अ चाइल्ड अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इसी तरीके से अगर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखोगे एंड रूल्स ऑफ द स्कूल loses the joy and happiness of his childhood, अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और रूल्स में रखते हो अगर, तो क्या होता है, उसकी पूरी हैप्पीनेस और जॉय जो होती है वो चली जाती है। ओके, identify any two words that have a negative connotation in this stanza and write their meanings। ऐसे कोई दो वर्ड्स बताने जिनका एक नेगेटिव कॉन्टेशन है, उनके मीनिंग्स बताने हैं। The two words that have negative connotation in this stanza are nibbed and dismay। तो यहाँ पे जो है nibbed और dismay, इसका मतलब क्या है, ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। The meaning of nibbed here is crushed to death with a whereas dismay implies to a feeling of fearfulness and discouragement। यहाँ जो nibbed वर्ड है उसका मतलब है उसको पूरा क्रश करके तोड़ दिया, तोड़ दिया मतलब मार दिया, और डिस्मे का मतलब क्या है, टोटल अटर डिसअपॉइंटमेंट, fearfulness और discouragement। ओके, Or how shall we gather what griefs destroy, or bless the mellowing ear when the blasts of winter appear? Who is being referred to as we in the given lines? How would they bless the mellowing ear? तो यहाँ पे और how shall we gather, यहाँ we किसके बारे में बात हो रही है, we refers to children in the given lines। we मतलब है यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है। फिर पूछा है हमसे how would they bless the mellowing ear, बच्चे जो है किस तरीके से एक नए साल को किस तरीके से ब्लेस करते हैं। If the childhood pleasures and joys are not restricted, then one can surely have productive and happy adult life, referred to as mellowing years in the poem। अगर एक बच्चा है, उसके जो चाइल्डहुड प्लेजर्स हैं उसमें अगर आप उसको फ्रीडम दोगे, उसमें आपको उसको उसकी जो मतलब उसकी जो क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन होता है, उसको अगर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, अगर ये जो चाइल्डहुड के जो प्लेजर्स और जॉयज हैं अगर आप इनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, देन वन कैन श्योरली हैव प्रोडक्टिव एंड हैप्पी अडल्ट लाइफ। तो अगर उनका बचपन बड़ा खुश बीतेगा तो उनकी जो अडल्ट लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल होगी और हैप्पी होगी। रेफर्ड टू एज मेलोइंग ईयर्स इन द पोम, मतलब आने वाले जो साल हैं उनके वो बहुत अच्छे रहेंगे। एक्सप्लेन व्हाट द पोएट मीन्स बाय ब्लास्ट्स ऑफ विंटर। अब जैसे समर्स जो होते हैं उस इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ समथिंग न्यू, ओपनिंग, स्टार्ट होना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, द पोएट रेफर्स टू द हार्शनेस ऑफ वेदर। हार्शनेस ऑफ वेदर है ब्लास्ट ऑफ विंटर। जैसे समर्स का मतलब क्या होता है, ब्लॉसम करना, ब्लूम करना, होप, और उसके अलावा जो है क्या होता है, नई नई चीज़ें। समर्स का मतलब पैदा होना, नया होना, और ब्लास्ट ऑफ विंटर मतलब कोई चीज़ ग्लूमी हो जाना, किसी चीज़ पे हार्श वेदर आना जिसकी वजह से वो मर जाता है। द पोएट रेफर्स टू द हार्शनेस ऑफ वेदर बाय ब्लास्ट ऑफ विंटर इन द सरफेस लेवल। मेटाफोरिकली इट मीन्स द हार्श discipline, okay, the harsh discipline and restrictions that can deprive a child from innocence, happiness and joy of the childhood। ये जो ब्लास्ट ऑफ विंटर है, ब्लास्ट ऑफ विंटर का मतलब क्या है, हार्श वेदर, हार्शनेस ऑफ वेदर। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो यू कैन डाई, आपकी स्किन खराब हो जाती है, आपको पेन होने लग जाता है, उसकी हार्शनेस हम बेयर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये जो हार्शनेस है इसे कंपेयर किया गया है वो जो डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शन से। सो मेटाफोरिकली इट मीन्स द हार्श डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रिक्शंस दैट कैन डिप्राइव अ चाइल्ड, जिसमें से एक बच्चे से आप उसकी इनोसेंस ले सकते हो, उसकी हैप्पीनेस और उसके जॉय, पूरे उसके बचपन से ये तीनों चीज़ें ख़त्म कर सकते हो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करोगे तो।
What do summer and winter stand for in this stanza? अब यहाँ पे summer और winter का क्या मतलब है? तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, the four seasons are normally associated with the four stages of human life. ये जो four stages होते हैं, four seasons होते हैं, ये एक तरीके से human life के four stages बताता है. Spring refers to birth and childhood. Summer स्प्रिंग रेफर्स टू बर्थ एंड चाइल्डहुड. जैसे स्प्रिंग में नए फ्लावर्स आते हैं, इसका मतलब स्प्रिंग जो है वो चाइल्डहुड से कंपेयर किया जाता है. समर रेफर्स टू यूथ. समर में आप ब्लूम कर रहे होते हो, तो समर में यूथ को कंपेयर किया जाता है. समर मतलब आप कितने जवान होते हो उस वक्त, उसे समर से कंपेयर किया जाता है. ऑटम रेफर्स टू अडल्टहुड. ऑटम मतलब जहाँ पत्तियाँ अब झड़ने लग गई हैं, तो इसमें आप अडल्टहुड की बात कर रहे हो, जहाँ पे धीरे धीरे आपकी लाइफ अब जो है वो एंड की तरफ जा रही है. और विंटर रेफर्स टू द ओल्ड एज एंड डेथ. और विंटर का मतलब होता है ओल्ड एज और डेथ. इसी तरीके से सिमिलरली द पोएट रेफर्स टू समर एज यूथ विच इज फुल ऑफ वाइटैलिटी एंड वाइब्रेंस, जो पूरी एकदम वाइटैलिटी और वाइब्रेंस से भरी पड़ी है, जबकि विंटर जो होता है इट रेफर्स टू ओल्ड एज फुल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ट्रबल्स लीडिंग टू डेथ. विंटर का मतलब क्या है? ओल्ड एज से, जहाँ पे आपको फिजिकल और मेंटल बहुत ज़्यादा ट्रबल है और फाइनली वो डेथ की तरफ आपको लेके जाती है. अंडरस्टूड? क्लियर विद दिस आंसर? नेक्स्ट देखते हैं. What kind of emotions does the speaker associate with school? So किस तरीके के जो इमोशंस हैं वो स्पीकर जो है हमारा वो स्कूल के साथ कनेक्ट करता है. The school boy experiences sorrow, dismay, feels trapped like a bird in a cage. तो उसको कैसा कैसा लगता है? उसको वहाँ पे ट्रैप्ड लगता है, सॉरो लगता है, डिस्मे लगता है, जॉयलेसनेस दिखती है उसको. Contrast the mood of the schoolboy in the first and the second stanza. Mention one phrase from each stanza which reflects his changed mood. अब यहाँ पे बताया है जो फर्स्ट स्टैंजा है, जहाँ वो बता रहा है समर कितना ब्यूटीफुल होता है, बर्ड्स का चर्पिंग, हंट्समैन के बारे में, स्काईलार्क के बारे में, यहाँ वो बहुत हैप्पी है. लेकिन सेकंड स्टैंजा में ही इज एक्सट्रीमली सैड. तो ये जो सडन मूड चेंज है हमें उसके बारे में बताना है, और वो कौन से फ्रेजेस हैं जिससे आपको पता चलता है उसका मूड में चेंज है. From the first to the second stanza, the tone totally changes from delight, rejoicing and hope to dismay and distress. जहाँ वो delight है मतलब खुशी है, rejoice कर रहे हैं, happiness है, hope है, वहाँ से तुरंत आप jump कहाँ कर रहे हो? dismay और distress में. अब कौन सी लाइन है? फर्स्ट स्टैंजा में जो लास्ट लाइन है, ओ व्हाट स्वीट कंपनी. ओ व्हाट स्वीट कंपनी हमें बताता है दैट ही इज हैप्पी, ही इज एंजॉइंग. और सेकेंड स्टैंजा में वी हैव ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे. तो ये जो दो फ्रेजेस हैं, ड्राइव्स ऑल जॉय अवे एंड साइंग एंड डिस्मे, ये बताते हैं दैट यू नो ही इज एक्सट्रीमली अनहैप्पी इन द सेकेंड स्टैंजा. Do you think students are likely to learn more in the midst of nature rather than in a classroom, or would a balanced approach be more useful? Give reasons for your answer. तुम्हें क्या लगता है बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाई होनी चाहिए या टोटली उनको नेचर में पढ़ाई होनी चाहिए या बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए? In my opinion, the students are more likely to learn in a balanced approach rather than only in classroom or only in midst of the nature. मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो राइट अप्रोच क्या होना चाहिए? जहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच है, मतलब वो नेचर के बीच में भी है और स्कूल में क्लासरूम में भी है. अब बैलेंस्ड अप्रोच विल प्रोवाइड देम द एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग. एक बैलेंस्ड अप्रोच से उनको रूल्स एंड रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी और वो नेचर के बीच में भी रह पाएंगे, तो उनको हर चीज़ का अनुभव हो जाएगा. एंड लेट देम एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. और इससे उनको दोनों चीज़ों की जो बेस्ट चीज़ें हैं, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मतलब एक नेचर में रहना और स्कूल में रहना, दोनों ही चीज़ों का उनको 100% प्रॉफिट मिलेगा. अब यहाँ पे है the poet uses several archaic words in this poem such as mourn and winds. Find the present day equivalents of the following archaic words. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आर्काइक वर्ड्स हैं और इसके हमको प्रेजेंट डे मीनिंग्स देखने हैं. तो जैसे सबसे पहला है डेम्सल. डेम्सल का मतलब होता है अनमैरिड गर्ल. देन वी हैव अपोथेकेरी. अपोथेकेरी क्या होता है? अगर हैरी पॉटर पढ़िए तो उसमें सुना होगा. अपोथेकेरी का मतलब होता है मेडिकल प्रोफेशन. देन पेसी. पोएसी. पोएसी का मतलब होता है पोएट. असुंडर. असुंडर इज अपार्ट.
लॉर्ड इज अपलॉड, behold मतलब देखना, gaze, thou is you all, a means yes, I, it's like I, it's not a, it's I. Next one is hark is what? Heed. And then we have twain means two, wither is wrinkle or droop, and the last one is cut purse is a purse snatcher. Okay, it's a purse snatcher, उसको बोलते हैं cut purse. अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मेटाफोर्स दिए हैं और आपको उनमें क्या कंपेयर हो रहा है उससे आपको, जैसे बर्ड सिंगिंग में यहाँ पे कौन सी चीज़ होगी? द फ्यूचर अडल्टहुड, चाइल्ड हु नीड्स नर्चरिंग, वेट डाउन, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम. तो यहाँ पे है बर्ड सिंगिंग का मतलब है हैप्पीनेस एंड फ्रीडम. ड्रूपिंग विंग्स का मतलब होता है वेट डाउन. टेंडर प्लांट्स का मतलब होता है चाइल्ड हु नीड्स नर्चरिंग, जो एक छोटा बच्चा है जिसको अभी बड़ा होना है. ब्लास्ट ऑफ विंटर मतलब द फ्यूचर और अडल्टहुड. एंड लास्ट है लर्निंग्स बोर इज व्हाट? नथिंग बट स्कूल. अब हम आते हैं ग्रामर पार्ट में जहां हम डिटर्मिनर्स समझते हैं. डिटर्मिनर्स बेसिकली क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हुए ए एंड द. उसके अलावा वी हैव लॉट ऑफ डिटर्मिनर्स. बेसिकली डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि आपके नाउन को, आपके प्रोनाउन को या फिर आपके एडजेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं. तो जैसे हो गया आर्टिकल्स हो गए ए एंड द. देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव्स लाइक दिस, दैट, दीज, दोस. देन पजेसिव्स लाइक माई, योर, हिट, इट्स, हिज, इट्स, आर और देयर. देन क्वांटिफायर्स होते हैं सम, मेनी, फ्यू, मोस्ट एंड मोर. डिस्ट्रीब्यूटिव्स लाइक ईच, एवरी, ईदर और नीदर. इंटरोगेटिव्स लाइक which, what and whose. Now to understand this in a much better way, you have to follow the link which is given in the description box. उसमें आपको पूरा डिटर्मिनर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, अब आपको ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इसमें प्रॉपर डिटर्मिनर यूज करना है. डैश रेड ड्रेस आर यू टॉकिंग अबाउट? इज इट बिलोंग्स टू केटी. अब क्या वो केटी को है, केटी वाली है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी रेड ड्रेस की बात कर रहे हो. जब हम बोल रहे हैं कौन सी के लिए हम यूज करते हैं which. I haven't got dash new books dash year. मुझे इस साल कोई भी नई बुक्स नहीं मिली है. I haven't got any new books this year. इस साल मतलब this year. अब any जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है जो बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला है, nothing. Okay, this year. Next is of the dash trees in grandma's garden, I love dash gulmohar best. Of the, अब जितने भी ट्रीज हैं, ऑफ द मेनी ट्रीज. अब जैसे ग्रैंडमा के गार्डन में बहुत सारे ट्रीज हैं तो हम क्या बोलेंगे? ऑफ द मेनी ट्रीज इन ग्रैंडमास गार्डन आई लव द गुलमोहर बेस्ट. जो गुलमोहर ट्री है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है. ओके, and then we have the Kenilworth or the Grant, which venue is suitable for the party. कौन सा में again we will say which. Although there are dash guests, we must be careful about dash person's needs. बहुत सारे गेस्ट हैं लेकिन हमें हर इंसान की नीड्स को ध्यान में रखना चाहिए. तो आप क्या बोलोगे? Although there are many guests, we must be careful about each person's needs. Then on dash of the more hectic days, I dream of traveling across the world. तो जैसे कुछ बहुत ज़्यादा जो hectic days होते हैं उसमें मेरा मन करता है मैं बस world travel करूँ, काम वाम सब छोड़ दूँ. तो on some of the more hectic days, जो कुछ होते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा hectic days. Then dash hopes, now this is HOPES, dash hope of winning the derby soared when I saw the rival jockey falling behind. So my hopes of winning the derby soared. तो जैसे ही मेरा जो डर्बी मैच जो था उसको जीतने का जो मेरा होप था वो सोर किया, मतलब और आगे चला गया जब मैंने अपने रॉयल जॉकी, राइवल जो जॉकी था मेरा, उसको देखा कि वो पीछे रह गया है, तो मेरे जो होप्स थे वो और आगे बढ़ गए. And the last one is dash students thank dash beloved class teacher for dash kindness and support. So the students thank their beloved class teacher for her kindness and support.
अब आते हैं हम नेक्स्ट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब एलिमेंट नहीं होता। या तो सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, या तो दोनों नहीं होंगे, लेकिन कभी भी उसमें दोनों सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आते। मतलब जैसे मैंने बोला इन अ रूम, अब इन अ रूम में कैन यू टेल मी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? नो। कैन यू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग? नो। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है, आपको नहीं बताता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इसे हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं फ्रेज। लेकिन अगर मैंने बोला ही सिट्स, वह बैठता है, यहाँ सब्जेक्ट भी है, यहाँ वर्ब भी है, नाउ दिस बिकम्स अ क्लॉज। ओके, तो अब हमें करना क्या है? अब हमको यहाँ पे क्लॉज को हम समझ चुके हैं। So identify whether the underlined words are phrases or clauses। हमको क्या बताना है कि जो underlined words हैं वो phrase हैं या clause हैं। She runs outside when she heard the uproar। When she heard the uproar, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट कौन है? she। काम क्या हुआ है? सुनने का हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब एलिमेंट है। yes, तो जब सब्जेक्ट और वर्ब एलिमेंट होता है उससे हम बोलते हैं क्लॉज। तो ये हो गया आपका क्लॉज। नेक्स्ट इज द प्लेयर who scores the winning run may be made man of the match। अब यहाँ पे देखो the player who scores the winning run, जो कि अब who है तुम्हारा सब्जेक्ट, काम हो रहा है स्कोर करने का, सब्जेक्ट और वर्ब है, यस, तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। अब सेकंड देखो लाइन जो दी हुई है, मैन ऑफ द मैच। क्या मैन ऑफ द मैच? किसका मैन ऑफ द मैच? नहीं पता, तो ये हो गया फ्रेज। नेक्स्ट इज शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसका क्या? यहाँ सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब नहीं है, तो ये हो गया फ्रेज। आई विल अग्री टू वॉट एवर दे डिसाइड। जो भी तुम लोग डिसाइड करोगे मैं उसमें अग्री करूंगा। अब यहाँ देखो वॉट एवर दे है सब्जेक्ट, डिसाइड है वर्ब, तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब तो है, ये हो जाएगा क्लॉज। द बॉय whose arm was in a sling ran faster than everyone else। The boy whose arm was in a sling, जो मतलब जिसको शायद फ्रैक्चर हुआ होगा समथिंग, जिसका arm was in a sling, जिसका सब्जेक्ट है arm was in a sling, मतलब whose arm सब्जेक्ट हो गया, was हो गया verb, तो ये हो गया clause। I want to visit the city where the Taj Mahal is situated। जहाँ पे ताजमहल situated है, हम किसकी बात करें? सब्जेक्ट क्या है? ताजमहल, काम क्या हो रहा है? इस situated verb है, ये भी हो गया clause। I will read the article on new scientific discoveries that appeared in the newspaper today। So I will read the article on new scientific discoveries। So on new scientific discoveries that appeared in the newspaper today। What appeared? तो यहाँ पे जो पहला वाला है on new scientific discoveries, ये जो है ये फ्रेज है, and that appeared in the newspaper today हो गया आपका clause। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज योर डिक्शनरी। अ डिक्शनरी कैन बी यूज टू फाइंड मीनिंग्स, लेकिन उसके साथ आपको क्या होता है, कुछ अलग अलग वर्ड्स के मतलब भी पता चलते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कोलोकियल वर्ड्स। कोलोकियल वर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली टू मेक देयर राइटिंग, मतलब वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्लैंग्स हम यूज करते हैं ना, उस तरीके के वर्ड्स होते हैं। बेसिकली स्लैंग्स ही होते हैं, उनका लिटरल मीनिंग होता है। तो यहाँ पे आपको जो है करना क्या है, कोलोकियल वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो जैसे यहाँ पे है, आई वुड लाइक टू हैव अ चैट विद यू अबाउट योर प्लान्स फॉर समर कैंप। आई वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ यू। टू हैव अ चैट का मतलब होता है टू टॉक अबाउट समथिंग। ओके, राधा इज आउट फॉर द डे विद हर फ्रेंड्स। आउट फॉर द डे का मतलब होता है टू गो समवेयर आउट। ओके, टू स्पेंड द लाइक स्पेंडिंग द डे टाइम। नेक्स्ट इज ironing my uniform every day is such a drag। such a drag का मतलब क्या होता है? something which is very unpleasant or boring। it's a long way to Japan from where we stand। from where we stand का मतलब होता है you know in my opinion or in your opinion। This rat trap is a far cry from the elegant hotel it used to be। अब ये जो rat trap है ये एक far cry है। far cry का मतलब होता है बहुत अलग, very different from something। Be a good chap and bring back my car from the mechanics। Be a good chap। chap का मतलब होता है boy। Okay, so be a good chap मतलब be a good man or a boy।
Now, next one is, do you want any new measures to be introduced in your school? Write an essay on the topic explaining how each of these measures would be beneficial to students. You can use the following points in your essay. Basically, अब आती है आपकी बारी. क्या करना है आपको? आप अपने स्कूल में कुछ चेंजेस चाहते हो तो उस बारे में आपको ऐसे लिखना है. तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं हमारा ऐसे. स्कूल एजुकेशन इज फन, ये हमारा इंट्रोडक्शन है, तो हम एक जनरल स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे. स्कूल एजुकेशन इज फन. इट इज़ फन टू बी अराउंड फ्रेंड्स एंड टीचर्स. तो फ्रेंड्स और टीचर्स के आसपास रहना अच्छा लगता है. बट देयर आर टाइम्स व्हेन द लेक्चर्स गेट टू बोरिंग. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं. स्पेशली व्हेन द वेदर आउटसाइड इज अ ट्रीट टू द सोल. स्पेशली कब, जब बाहर या तो हल्की हल्की बारिश हो रही हो या बहुत ब्यूटीफुल जो है वेदर हो रहा हो, विच इज़ अ ट्रीट टू द सोल. We can introduce new measures to make it better than present in terms of examination system, studies and extracurricular activities. तो हम जो है नए measures, नए तरीकों को introduce कर सकते हैं हमारे present education system को better बनाने के लिए in terms of examination system, studies और extracurricular activities. Regarding the examination system, there can be less number of exams. अभी क्या होता है, अभी एग्जाम हुआ, फिर लगता है 10 दिन बाद फिर एग्जाम्स आ गए, फिर एग्जाम्स आ गए, हम पढ़ते ही रहते हैं, तो एग्जाम्स थोड़े कम होने चाहिए. These days it feels like right after one session we have another set of exams within a week or so. आजकल ऐसा फील होता है कि एक सेशन के बाद तुरंत हमारे पास एक हफ्ते के बाद दूसरे एग्जाम्स आ जाते हैं. It gets extremely tiring and monotonous. तो ये बहुत ज़्यादा टायरिंग और मोनोटोनस हो जाता है. Exams can be taken in other ways with more practical approach. Exams जो हैं उनको अलग अलग तरीकों से लिया जा सकता है जहाँ पे आप ज़्यादा practical approach दो. There can be quizzes, fun activities related to science, extempore, storytelling, etc. So instead of that boring paper, we can have quizzes, we can have fun activities, or extempore storytelling. In this way, the student can be evaluated. In this way, the students can be evaluated and there won't be extreme pressure. इसमें आप students को evaluate भी कर लोगे कि उनको कितना आता है और pressure भी नहीं आएगा. Studies can be made fun and interesting by moving outside the classrooms. आप classroom के बाहर जा सकते हो. We can have lectures in the garden or places in the campus. हमारे garden में, हमारे जो school garden है वहाँ हम lectures ले सकते हैं, या कोई भी place जो campus में है, हमारे premise में जो है वहाँ पे हम कहीं पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं. This will make the class interesting, especially SST. So especially social science है, जब वो class में पढ़ो तो बहुत boring लगती है. But when you're sitting outside and the teacher is telling it to you in the form of a story, तो वो बहुत interesting हो जाएगा. Extra curricular activities can be introduced. अलग अलग activities को introduce करना चाहिए. A trampoline, rock climbing, etc., set, etc. can be a part of the fun zone. Longer recess is recommended for more fun. और recess भी थोड़ा लंबा होना चाहिए. Schools can be made memorable by introducing these new activities. और schools को हम बहुत memorable बना सकते हैं अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर दें. करना है या नहीं करना है? करना है ना? So that's it. Here we are done with the chapter. Now you have to tell me what all things you would want to add in this new education system. That's it for today. Thank you so much for being with me. I'll see you soon in my next video. Do not forget to visit our website magnetbrains.com. You have to just click on the class, select your subject, select the topic and the video will appear. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.